हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हमारी सीरीज है, हम उसी को यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले हैं। आज का ये वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी डिटेल आपको यहाँ से मिलने वाली है, जो कि आने वाली एसएससी की किसी भी एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी की एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि अगर 2/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो वह दल बदल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए, कितने सदस्यों की बात हो रही है। पहले तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात की जा रही है 2/3 मेंबर्स की। अब एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल को हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसकी अन्य परिस्थितियों को जानेंगे। देखिए, दल बदल विरोधी अनुसूची की अगर हम बात करें, एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करें, तो भारतीय संविधान में ये जो कानून है वो हमको 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। कहां पर? 10वीं अनुसूची में। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इजी, 10वीं अनुसूची। अब आप सभी जानते हैं कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, केवल 8। बाद में आगे चलकर वर्तमान में 12 है। तो 4 अनुसूचियों को अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची को एक अलग अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि पहला संविधान संशोधन था 1951 में। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया था, 1985 में लाया गया था एक संविधान संशोधन जिसका नाम था 52वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और काफी एग्जामों में हमको ये क्वेश्चन स्पेशली देखने को मिला है। 52वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1985 में। अब किसकी बात करता है? इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची मतलब 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ था, दल बदल विरोधी अनुसूची। अब इसका क्या मतलब होता है? दल बदल के आधार पर किसी को भी निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। किसके द्वारा? स्पीकर ऑफ हाउस के द्वारा। चाहे वो लोकसभा में है, अगर लोकसभा के मेंबर पर दल बदल के अनुसार निर्योग्यता का कोई केस चल रहा है तो लोकसभा स्पीकर उसको निर्योग्य घोषित कर सकते, और सेम विधानसभा में है तो फिर विधानसभा स्पीकर ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। अब दल बदल के आधार पर अगर निर्योग्य करार देना है तो कोई जीत के आया हो किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से या किसी पार्टी से, और बाद में वो जीतने के बाद अगर अपनी पार्टी चेंज कर लेता है तो दल बदल के आधार पर उसकी योग्यता मतलब निर्योग्य घोषित किया जा सकता है और उसकी मेंबरशिप छीनी जा सकती है। इसके अलावा कोई अगर निर्दलीय चुन के आता है, निर्दलीय, और किसी पार्टी में बाद में शामिल हो जाता है तो भी दल बदल के आधार पर उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई मनोनीत मेंबर है, अगर आप बोल सकते हैं कि नॉमिनेट किया गया अगर किसी को, किसी भी मेंबर को किसी भी हाउस में, और 6 महीने के बाद अगर वो किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी वो निर्योग्य घोषित किया जाएगा दल बदल के आधार पर। यहां पर 10th शेड्यूल में यह प्रावधान किया गया था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर अगर पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले आएंगे तो उसको मर्जर माना जाएगा। दल बदल के आधार पर निर्योग्य नहीं माना जाएगा, अन्य पार्टी में मर्जर माना जाएगा। 1/3, लेकिन ये संख्या बहुत कम थी। तब आगे चलकर एक और अमेंडमेंट लाया गया जिसका नाम था 91 अमेंडमेंट, मतलब 91वां संविधान संशोधन, है ना। ये लाया गया था 2003 में। कब लाया गया था? 2003। 91वां संविधान संशोधन। यहां पर याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची में 1/3 का प्रावधान था कि अगर 1/3 मेंबर किसी भी पार्टी को छोड़ देते हैं तो उसको मर्जर माना जाएगा। लेकिन यहां पर 91वें संविधान संशोधन में इसको चेंज किया गया और यह प्रावधान 2/3 मेंबर पर लागू किया गया कि अगर किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो फिर उसको मर्जर माना जाएगा अगर वो किसी अन्य पार्टी में चले आते हैं। तो देखिए, वहां पर 2/3 की बात की गई, 1/3 कहा जाता
तो फिर वो हो जाता 52वां अमेंडमेंट। लेकिन यहाँ पर 2/3 कहा गया है, तो अब आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ये आंसर है 91 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब किया गया था? 2003। इजी। देखिए, जितना भी मैंने आपको बताया कि एक फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। काफी क्वेश्चन 10th शेड्यूल से, दल बदल विरोधी अनुसूची से, 1985 में 52वें संविधान संशोधन, काफी क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिले। तो याद रखिएगा, जितने भी मैंने आपको सर्कमस्टांसेस बताए हैं उन सभी को आप यहां पर याद रखिएगा। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल के आधार पर 2/3 मेंबर अगर कहीं पार्टी छोड़कर जाते हैं तो वो मर्जर माना जाएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। हाँ, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की एक और इंपॉर्टेंट विशेषता हम देख लेते हैं। इस संविधान संशोधन में एक और प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान क्या है? यह प्रावधान किया गया था मंत्री परिषद का, जो आप बोल सकते हैं मंत्री परिषद के जो मेंबर की संख्या उसको डिसाइड किया गया था, उसको फिक्स किया गया था। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि मंत्री परिषद सदन की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर लोकसभा की बात हो रही है सेंट्रल की, तो लोकसभा में जितने भी कुल सदस्य उसका 50% से ज्यादा मंत्री परिषद सेंट्रल में नहीं होना चाहिए। और सेम अगर राज्य की विधानसभा में है तो विधानसभा के कुल मेंबर का 50% से ज्यादा मंत्री परिषद राज्य में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को भी फिक्स किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा स्पीकर की बात हो रही। तो देखिए, जब मेंबर कोई लोकसभा का आता है तो वो जनता द्वारा वोटिंग के द्वारा आता है, मतलब प्रत्यक्ष मतदान, हम और आप वोटिंग करते हैं। लेकिन यहां पर किसके बारे में पूछा गया है? लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी मेंबर बहुमत के आधार पर चुनते हैं। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा में से ही कोई सदस्य चुना जाएगा बहुमत के आधार पर। तो लोकसभा में बहुमत के द्वारा लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है। उपाध्यक्ष की बात करते तो उपाध्यक्ष भी लोकसभा में बहुमत के द्वारा ही चुना जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष भी लोकसभा का मेंबर है और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी लोकसभा का मेंबर है। दोनों को ही लोकसभा में बहुमत के आधार पर चुना जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना है तो ये उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। सेम अगर उपाध्यक्ष को अपनी पोस्ट छोड़ना है तो वो अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देकर अपनी पोस्ट छोड़ सकते हैं। तो दोनों केसेस याद रखिएगा। अब अगर लोकसभा अध्यक्ष पे क्वेश्चन आया तो हो सकता है उपाध्यक्ष पे भी आ जाए कि कैसे निर्वाचित होता है। तो लोकसभा में बहुमत के द्वारा। अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कैसे निर्वाचित किया जाता है, कैसे चुन के भेजा जाता है, जनता के द्वारा निर्वाचित किया था, अगर ऐसा हो और वहां पे लोकसभा अध्यक्ष दिया तो ये गलत है। मेंबर लोकसभा के रूप में जब वो आता है तब जनता वोट देती है, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में बहुमत के द्वारा चुने जाते, हम वोट नहीं देते उसके लिए। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इजी क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना तो इसे क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली लगा पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं आप सभी को। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए एक टारगेट बैच शुरू हो गई है। बैच लाइव है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके पास फैसिलिटी दी गई है, आप कोर्सेस में एनरोल हो सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजीएल की एग्जाम भी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपकी तैयारी बेस्ट रहना चाहिए, इसीलिए आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो भी रूट एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पढ़ने की फैसिलिटी भी दी गई है। सारे वेरियस फैकल्टी के द्वारा, जितने भी फैकल्टी है हमारे, सभी के सब्जेक्ट वहां पर आपके लिए अवेलेबल है रूट एप्लीकेशन पर। मेरा भी कोर्स अवेलेबल है, अगर आप पॉलिटी में इनरोल होना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। राज्यपाल, अगर कोई एक व्यक्ति, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जाता है तो उसको वेतन और भत्ते
कैसे दिए जाएंगे यहां पर पूछा गया। तो देखिए भारतीय संविधान में राज्यपाल का जो पद है ना, आर्टिकल 153 में देखने को मिल जाता है हमको, आर्टिकल 153 में देखने को मिल जाता है। अब एक संविधान संशोधन किया गया था जिसका नाम था 7वां संविधान संशोधन, है ना, 7वां 1956 में। 7वां संविधान संशोधन में यह किया गया कि किसी एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी कंडीशन में उस राज्यपाल के वेतन और भत्ते अनुपात में आवंटित किए जाएंगे और इसका फैसला प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। ओके, तो देखिए इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा, किन राज्यों के बीच, जिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का उसे राज्यपाल बनाया गया है, तो उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो प्रेसिडेंट बताएंगे कि किस रेशो में उनका पेमेंट दिया जाएगा अलग अलग राज्यों की संचित निधि से। ओके, अगर किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो इस केस में आंसर डी। कोई एक राज्य का राज्यपाल है तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, कोई जो भी सिंगल राज्य का वो है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों में फिर रेशो में डिवाइड होगा राज्यों के मध्य में उनका पेमेंट। ओके, और ये कौन बताएगा, प्रेसिडेंट बताएंगे कि कितना कितना किस राज्य से दिया जाएगा। चलिए आगे आते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती, मनी बिल की बात हो रही। अब मनी बिल से संबंधित आर्टिकल हम काफी बार पढ़ चुके, काफी पूछे भी जाते हैं, आर्टिकल 109 और 110 दोनों आर्टिकल मनी बिल के। अब आर्टिकल 109 में मनी बिल की प्रोसीजर दी गई है और 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई। ओके, इसके तहत मनी बिल है ना, जो कि राज्य की अगर राज्य में तो राज्य की संचित निधि, केंद्र का है तो केंद्र की संचित निधि की बात करता हूं, पैसे निकालने या डालने की, ठीक है ना, तो वो बिल मनी बिल है। अब अगर मनी बिल है तो पहली बात तो ये कि मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है इस बात का फैसला कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। मनी बिल को हमेशा लोकसभा में ही रखा जा सकता है, कौन रखेगा, प्रेसिडेंट रखेंगे। लोकसभा में पास होने के बाद मनी बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा मनी बिल को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती, 14 दिन से ज्यादा रोक ही नहीं सकती। अगर 14 दिन में राज्यसभा पास करके भेज देती है तब तो ठीक है, नहीं भी भेजती तो लोकसभा मान लेगी कि मनी बिल पास हो गया और उसे प्रेसिडेंट को भेज देंगे और मनी बिल पर प्रेसिडेंट को साइन करनी पड़ेगी, वो पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो मनी बिल को राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है, इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और काफी मनी बिल से हमने क्वेश्चन देखे। ओके, आर्टिकल भी याद रखिएगा 109 और 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाई कोर्ट की मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या पूछा है, हाई कोर्ट की पूछी, किसकी, हाई कोर्ट की। काफी एग्जामों में हमने सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन देखे लेकिन हाई कोर्ट से भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं मौलिक अधिकार अगर आपने पढ़े तो आपको पता चलता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। सेम हाई कोर्ट भी कर सकती है आर्टिकल 226 के तहत। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत दी गई है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दी गई। आप जानते हैं 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, परमादेश, प्रतिषेध, है ना, उत्प्रेषण, ये रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सदस्य संख्या में पहली बार वृद्धि कब की गई, पहली बार बढ़ोतरी। तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है 1950 में। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी तब इसके सदस्य संख्या थे 7+1, मतलब 7 अन्य न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश। टोटल कितने सदस्य थे, 8। कब, जब इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या में वृद्धि की गई थी 1956 में और टोटल संख्या यहां पर बढ़कर हो गई थी 11। पहले 8 थे, बढ़ के कितने हो गए, 11। ओके, तो पहली बार 1956 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई गई थी।
आखिरी बार कब बढ़ाई गई, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आखिरी बार जजेस की संख्या बढ़ाई गई है 2019 में। 2019 तक जजेस की संख्या थी 30+1 मतलब 31। अब 2019 के बाद आफ्टर दैट जजों की वर्तमान में संख्या है 33+1 मतलब 33 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में। इसे भी याद रखिएगा। पहली बार कब बढ़ाई गई, 1956। आंसर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट जज चुने जाने के लिए योग्यता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए और हमको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता नहीं चाहिए। अब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में देखने को मिलता है। ओके, इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजेस की योग्यता देखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही, कोई भारत का नागरिक ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। सेकेंड, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, एक या एक से अधिक, लेकिन 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो, कहां पर, हाई कोर्ट में, बिल्कुल सही। 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता मतलब वकील रहा हो, है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक अगर वो वकील रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट जज बनने की योग्यता रखता है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसी कोई भी योग्यता सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए नहीं चाहिए। अगर इवन यहां तक देखें कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए तो न्यूनतम एज दी ही नहीं गई है कि न्यूनतम कितनी एज होना चाहिए, तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये लोकसभा और राज्य की विधानसभा की एज है। तो ये कथन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सही नहीं है, ये योग्यता सही नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कितनी एज हो जाएगी लगभग, तो आप देखो ना, आप ग्रेजुएशन करते हो या एलएलबी के साथ करते हो तो लगभग 21 22 के तो आप ऐसे भी होने ही वाले हो, है ना, एलएलबी वगैरह कुछ करते हैं आप, तो उसके बाद आप अगर 10 साल तक वकालत करते भी हैं हाई कोर्ट की तो भी आप 32 पार तो हो ही जाएंगे। ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इतनी छोटी एज में कोई सुप्रीम कोर्ट का वैसे भी जज नहीं बनता, पर मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, हो ही नहीं सकता 25 की एज में कोई जज बन जाए, है ना, तो मिनिमम दी नहीं गई है। तो ये केवल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, तो यहाँ पर इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखना जो योग्यताएं हैं वो है। सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति 50 55 60 का हो ही जाता है लगभग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, फिर भी मिनिमम एज नहीं दी गई है। आगे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल के बारे में सभी प्रावधान है, आप देख लो एक बार, राज्यपाल की ही बात कर रहा है सभी में, है ना, तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही है राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है ना, राज्यपाल नहीं कर सकता, तो ये नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला कथन तो हमारा सही हो गया, तो ये हमारे काम का है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है क्या, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ओके, तो ये गलत हो जाता है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, न्यायपालिका की कोई शक्ति नहीं, क्या है, उनके पास न्यायिक शक्ति है आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है ना, किसी की सजा को कम कर सकते, फांसी की सजा पर डिसीजन नहीं ले सकते, वो राष्ट्रपति लेगा, बाकी दूसरी क्षमादान की पावर दी गई है आर्टिकल 161, ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, तो ये हो जाता है फिर गलत। तो अब 1 और 3 यहां पर सही है, आंसर बी इज करेक्ट आंसर। 1 और 3 राज्यपाल के संबंध में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। ब्रिटेन में, सॉरी राज्य सचिव नहीं है, भारत सचिव है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए, भारत सचिव का पद सृजित किया गया, अधिनियम एक्ट की बात हो रही। तो देखिए ये जो एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट
1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर अधिकार को समाप्त कर देती है और भारत में ब्रिटिश ताज का या ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित होता है। इसी एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है और भारत के वायसराय को नियंत्रित करने के लिए या सलाह और सहायता देने के लिए ब्रिटेन में एक पद सृजित किया जाता है जिसका नाम था भारत सचिव। तो भारत सचिव का पद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत लाया गया था। ओके, इस फैक्ट को तो आपको याद रखना ही है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और भारत के पहले वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के लोक वित्त का संरक्षक है? तो भारत के लोक वित्त का संरक्षक माना जाता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक के जो प्रावधान है आर्टिकल में, वो सीएजी से संबंधित है ना। संचित निधि के जो लेखे हैं उनको ऑडिट करने का काम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का होता है, इसीलिए इसे लोक वित्त का संरक्षक माना जाता है। सीएजी के पोस्ट पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इनकी पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसी है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से संबंधित जो प्रावधान है सब हमको यहाँ देखने को मिल जाए। नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे, अगर इनको पद से इस्तीफा देना तो प्रेसिडेंट को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे और अगर इनको पद के बीच में हटाना है तो उसी प्रोसीजर के द्वारा हटाया जाएगा जिस प्रोसीजर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया ना, बीच में नहीं हटा सकते। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। लोक वित्त के संरक्षक है कौन? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जब ये ऑडिट कर लेते हैं लोक वित्त का, संचित निधि का, तो अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को देते हैं आर्टिकल 151 के तहत। वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं रिपोर्ट और राष्ट्रपति फिर उसको संसद के पटल पर रखवाते हैं, क्योंकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने की है ना। आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के कार्यकाल का उल्लेख है? थोड़े से यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, हमें आर्टिकल थोड़े कंजेस्टेड ही पूछे जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पंचायत का उल्लेख आर्टिकल 243 है ना, 243 ए से लेकर ओ तक देखने को मिलता है। तो जब भी पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं ना, तो इनके बीच के आर्टिकल आपको कंजेस्टेड ही देता है। 243 सेम रहेगा, उसके सब क्लॉजेस से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो याद तो रखना पड़ेगा। मेन मैंने भी यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, पर एक बार इनको तो देख लीजिए एटलीस्ट, क्योंकि ये चारों आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल 243 ए की पहले बात करते हैं। तो इसमें ग्राम सभा की बात की गई है। किसकी? ग्राम सभा। ओके, गांव में होती। अनुच्छेद 243 सी की अगर हम बात करें तो पंचायतों के गठन की बात की गई है। तीनों स्तर पर पंचायतों का गठन कहां पर? 243 सी। 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल दिया गया है। पंचायतों का कार्यकाल कहां पर उल्लेखित है? कार्यकाल 243 ई। शायद क्वेश्चन यही है। हाँ बिल्कुल सही, पंचायतों के कार्यकाल का उल्लेख 243 ई में किया गया। इसके तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा कितना? 5 वर्ष, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 243 आई की बात करें तो इसमें बात की गई है राज्य वित्त आयोग की, जिसका गठन राज्य के राज्यपाल करते हैं, है ना। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए, है ना। राज्य पंचायतों को कितना अनुदान देगी, उनके खर्चे के लिए कितना पैसा देगी, पंचायतों के पास कितना पैसा है, उसको ऑडिट करना, ये सारे काम वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग करता है ना, कि कितने फंड की पंचायतों को जरूरत है। तो ये राज्य और पंचायतों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई के तहत किया जाता है। यहाँ पर पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई है, तो 243 ई। चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है। क्वेश्चन इन चारों आर्टिकल से काफी आते हैं, तो आपको इनको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति, एक बार मैं देख लूं, हाँ तभी, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बदलाव करना है तो किस प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी? किसमें बदलाव करना है पता है? प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल,
उनके निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये भाग लेते हैं। तो अब अगर इसमें चेंजेस करना है तो पूछा गया कि किस प्रकार का संविधान संशोधन चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी से पास करा के क्या निर्वाचक मंडल को बदला जा सकता है प्रेसिडेंट के? गलत है, नहीं बदल सकते। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से पास कराकर क्या प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं में साधारण बहुमत से क्या राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। और फिर फोर्थ गलत हो जाता है, बिना संविधान संशोधन के परिवर्तन किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। अब सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये फेडरल सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। ऐसे क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, फेडरल सिस्टम में चेंज करते, वहां पर उसको बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में उस बिल पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उस संशोधन पर, और आधे से अधिक राज्यों की परमिशन भी चाहिए। वहां की विधानसभा में साधारण बहुमत से भी उस बिल को पास कराना पड़ेगा। तो देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं, निर्वाचित, जनता वोट देती है ना। ऊपर से लोकसभा राज्यसभा के मेंबर भी भाग लेते हैं, निर्वाचित है। तो कहीं ना कहीं राज्यों से भी और सेंट्रल से भी, ये फेडरल सिस्टम है और राष्ट्रपति पूरे देश के लिए काम करता है। तो फेडरल सिस्टम को इफेक्ट करने की बात हो रही है, उसको चेंजेस करने की बात हो रही है। तो यहां पर इस प्रकार का संविधान संशोधन जरूरी होगा। याद रखिएगा, छोटे छोटे कुछ क्लॉजेज हैं जिनको बदलने के लिए साधारण बहुमत से ही हो जाता है। जैसे नागरिकता में कुछ भी चेंजेस करना है ना, देना है या समाप्त करना है नागरिकता, कुछ क्लॉजेस बदलना है, तो ये साधारण बहुमत से हो सकते हैं। विशेष बहुमत, डीपीएसपी को बदलना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, मौलिक अधिकारों में कुछ चेंजेस करना है, तो फिर विशेष बहुमत। फेडरल सिस्टम इफेक्ट हो तो फिर ये। और बिना संविधान संशोधन के परिवर्तन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, नए राज्यों का भारत संघ में प्रवेश या भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, अगर ऐसा कुछ करना तो बिना संविधान संशोधन के भी किया जा सकता है। यह प्रावधान आर्टिकल 4 में दिया गया है ना। कभी हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी यहां पर आंसर कलेक्ट कर लेते हैं, आंसर सी। चलिए आगे आते हैं। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से गवर्नर से रिलेटेड है, आइए देख लेते हैं। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, तो पहला तो यहां पर सही हो जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह अपने पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं उनको, तो 2 भी बिल्कुल सही हो जाता है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो आर्टिकल 154 ये प्रावधान करता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, तो 3 भी यहां पर सही हो जाता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान होता है, गलत है। केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि एक्चुअल जो पावर है, वास्तविक शक्तियां राज्य में मुख्यमंत्री के हाथ में होती। ओके, तो ये हो जाता है फिर यहां पर गलत। तो 1, 2 और 3 यहां पर सही है, तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। 1, 2 और 3 यहां पर सही। ओके, चलिए आगे आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? हमारा लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2018 में किया गया था। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करता है, आंसर भी हो जाएगा। अब यहां पर संविधान में कौन से क्लॉजेस जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 338 बी और 342 ए को जोड़ा गया था। 338 बी बात करता है राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों के बारे में उल्लेख करता है, और आर्टिकल 342 ए ये प्रावधान करता है कि प्रेसिडेंट को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड वर्गों को उल्लेखित करने का देश में अधिकार है। तो ये 2 आर्टिकल जोड़े गए थे और राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन
2018। ओके, आई होप सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी लगे होंगे आपको। काफी देखिए फैक्ट आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सही होंगे। और रिलीवेंट डिटेल से तो क्वेश्चन आते ही हैं, जितनी भी मैंने आपको क्वेश्चन के साथ में डिटेल बताई है वहां से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।